Assalamualaikum second year. So today we are going towards the last topic of the chapter number 15 which is homeostasis. हम chapter number 15 को start से सारा देख चुके हैं. हमने पढ़ा था कि homeostasis में तीन चीजें हम discuss करेंगे. One is the osmoregulation, number two is the excretion and number three is the thermoregulation. So today we are going towards that third thing. So thermoregulation में बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि एनिमल्स को कैसे क्लासिफाई किया हुआ है रिगार्डिंग टेम्परेचर रिस्पांस और जिस तरह के एनवायरनमेंट में वो रहते हैं तो उस तरह से उनका क्या रिस्पांस होता है, हाउ दे आर गोइंग टू मेंटेन देयर बॉडीज हीट. और फिर हम ये देखेंगे कि ह्यूमंस में व्हाट आर द फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म्स व्हिच आर देयर इन ऑर्डर टू हैव अ प्रॉपर बैलेंस्ड टेम्परेचर. ओके, गोइंग टुवर्ड्स द बेसिक रोड मैप ऑफ द टॉपिक और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक. तो टॉपिक है थी हमारे पास थर्मल रेगुलेशन. थर्मल का मतलब है हीट और रेगुलेशन का मतलब है ऑल्टरेशन या चेंज. सो ऑल्टरेशन या चेंज इज मोस्ट ऑफ द टाइम इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जिसके अकॉर्डिंग इंटरनल कंडीशंस को सस्टेन करना होता है. बेसिकली थर्मल रेगुलेशन इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टैसिस. होम्योस्टैसिस को हम देख चुके हैं डिटेल में. बेसिकली इट इज द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स जब भी बाहर कोई चीजें कंडीशंस चेंज होती हैं और ऑर्गेनिज्म अपनी इंटरनल कंडीशंस को सस्टेन करता है रिगार्डिंग दैट, तो जो भी उसका रिस्पॉन्स होता है जिस भी तरह से हो, दैट इज अंडर द हेडिंग ऑफ दिस होम्योस्टैसिस. होमो का मतलब है सेम और स्टैटिक का मतलब है बैलेंस. सो हमें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, वाटर के अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रोलाइट्स के अकॉर्डिंग, मिनरल्स के अकॉर्डिंग और डिफरेंट जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको एलिमिनेट भी करना होता है इन ऑर्डर टू, ताकि चीजें सस्टेन रहें, मेंटेन रहें इंटरनल कंडीशंस. अच्छा, अब होता क्या है? If this is like why this is very important to talk about thermoregulation or to think about this thermoregulation. Basically अगर हम cells की बात करते हैं, बहुत बेसिक पे चले जाएं तो हम cells की बात करते हैं. अब हम cells में कहते हैं कि thousands of biochemical reactions are going to take place. So these all biochemical reactions are catalyzed by certain enzymes. These enzymes are the precise protein structures. ये हमारे पास एक्चुअली प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर हैं एक बड़ी प्रिसाइज ओरिएंटेशन में या शेप में. इफ द टेम्परेचर इज मोर और लेस फ्रॉम अ सेट फिगर देन दीज लाइक एंजाइम्स आर आउट ऑफ शेप, एंड इफ दे आर आउट ऑफ शेप तो हम कहते हैं जी एक्टिव साइट एक चीज है विच इज देयर टू बाइंड विद द एप्रोप्रिएट सबस्ट्रेट. अगर ये एक्टिव साइट डीफॉर्म हो जाए तो हमारे पास क्या होगा कि रिएक्शन वुड नॉट टेक प्लेस, और अगर रिएक्शन नहीं हो रहा तो हम ये कहेंगे कि देयर इज नो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड हेंस देयर इज नो लाइफ. ओके, सो अगर हम थर्मल रेगुलेशन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि इट इज एक्चुअली द चेंज इन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर इन ऑर्डर टू मेंटेन डिफरेंट फिजियोलॉजिकल फंक्शंस टू लाइक हैव ऑन अ प्रॉपर पेस. सो अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं तो वी डोंट नीड टू गेट लाइक हाई टेम्परेचर, वी डोंट नीड टू गेट अ लोअर. सो अगर टेम्परेचर के रेफरेंस से हम इस हाई और लोअर को कैटेगराइज करें तो हम पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. बेसिकली अगर हम इसको डिफाइन करें तो हम कहते हैं कि इट इज द मेंटेनेंस ऑफ एन इंटरनल टेम्परेचर at a certain point or within a narrow range in order to have all the physiological process to be at a particular pace. अच्छा जी, अब हमारे पास अगर थर्मल रेगुलेशन को हम देखते हैं कि ये किन कंडीशंस में होती है. समटाइम्स वी आर फेसिंग विद द हाइपोथर्मिया और अच्छा जी, और कभी कभी वी आर फेसिंग विद द हाइपरथर्मिया. When it is hypothermia, it is less than that of 35, right? And when it is like hyperthermia, then it might be, इसको set out करना बड़ा मुश्किल है कि आप hyperthermia किस range of temperature को कहेंगे. So usually जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर होता है, mine is 37.8 right now. तो जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37.5 से लेके 36.5 से लेके 36.9 तक, that is considered ideal. 37 इसीलिए appropriately लिया जाता है. Now at 38 and 39 it is not that कि आपके पास जो है वो hyperthermia में consider होगा. Approximately like it is up to 40 or above than that पे your body seriously need to maintain this temperature. 38 या 39 पे आपने पहले भी पढ़ा हुआ कि enzyme get deactivated, like they get inactivated but they would not get denatured. ऐसा नहीं होगा कि एंजाइम खत्म ही हो जाए, डीनेचर हो जाए जब एक स्लाइड चेंज आएगा टेम्परेचर के अंदर. तो
Okay, so sometimes this is like if we are having an accident or if we are having like a bacterial infection or a viral infection, something like that. तो हमारे पास क्या होता है कि the body is going to maintain, the body is going to produce certain chemicals which are endogenous pyrogens, and they are making a condition which is basically pyrexia. So this pyrexia is actually the fever, and this is going to enhance or this is going to increase the immune response. And this immune response would generate the appropriate cells जो उस वक्त वहाँ पे चाहिए, or that will help in the healing process. For example, if I have some damage in the tissues through any accident or something like that, तो ये healing process के अंदर important है. So sometimes this is like important. अच्छा, अब अगर हम बॉडी टेम्परेचर को देखें तो बॉडी टेम्परेचर को हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, सपोज इट इज अ वेरी कोल्ड डे, सो आई माइट हैव द कोल्ड फीट और कोल्ड हैंड्स टुडे. अगर ठंड हो तो सो यूजुअली होता है कि हमारे हाथ या पाँव आर लाइक कोल्ड. बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस रीजन जहाँ पे लिवर और ईसोफेगस एंड स्टमक इज देयर, तो कोल्ड टेम्परेचर हमारी बॉडी का दैट रिमेन्स लाइक नॉर्मल. अब ये क्यों नॉर्मल होता है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेसेस आर हैपनिंग हियर. बहुत सारे जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो आपके पास यहाँ हो रहे होते हैं. सो इन अ हाई मेटाबॉलिक rate, when the body is having a high metabolic rate, so that is generating energy. So वो जो generation हुई है एनर्जी की, that is in the form of heat. So हम इसको पढ़ने से पहले दो चीजें ये भी पढ़नी इंपॉर्टेंट है. एक हमारे पास है जी peripheral temperature of the body, and the other term related to this is the core temperature. So core temperature हमारे पास usually is high, जबकि peripheral temperature usually is low, because that is more corresponding towards the environment, that is more coming in counter with the environment. So that is why हमारे पास जो core temperature होता है that is more. अच्छा, अब अगर एनर्जी की हमने बात की है तो एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस बाय टू थिंग्स. एक तो इंटरनल एनर्जी होती है जो बॉडी प्रोड्यूस करती है. अब एनर्जी में हम इस टाइम टेम्परेचर की बात करें बिकॉज हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो हम पर्टिकुलरली उसकी बात करें तो दो तरीके हैं. एक तो ये कि हम जैसे फॉर एग्जांपल रेडिएशंस हैं, सनलाइट है तो हीट एनर्जी है वो. और सेकंड ये कि हमारी बॉडी में जब मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, आइदर इट इज कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज कैटाबॉलिक, तो एनर्जी इज गोइंग टू प्रोड्यूस. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर हैविंग अ एक्सरसाइज और हैविंग लाइक यू आर रनिंग समवेयर, तो हमें जो है वो स्वेटिंग भी होती है और वी फील लाइक डिसबैलेंस इन आवर ब्रीदिंग रेट. तो वो बेसिकली क्यों होता है? और हीट अप भी बंदा फील करता है. तो बेसिकली वो क्यों होता है? बिकॉज द मेटाबॉलिक प्रोसेस आर वर्किंग एट अ हायर पेस, सो दैट इज वाई हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो जो हीट है वो एनर्जी. सो एनर्जी मैकेनिज्म में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्वेटिंग की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि व्हेन वी आर फेसिंग स्वेटिंग तो हम वी फील कूल, और हम जो अपनी एनर्जी है वो एनवायरनमेंट को शिफ्ट कर रहे होते हैं. सो हमने जो यहाँ पे चीज़ देखनी है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट, दैट हाउ द एनवायरनमेंट इज फ्लक्चुएटिंग and how the organism is going to respond against that fluctuating condition. So this was all about the basic concept of the topic. अभी हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की तरफ चलते हैं और फिर हम ह्यूमन रिस्पॉन्स भी देखेंगे कि हाउ दोज आर गेटिंग अ प्रॉपर बैलेंस टेम्परेचर. ओके जी, सेकेंड ईयर. सो कमिंग टूवर्ड्स दी क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. अभी हमने ये बात की है कि थर्मोरेगुलेशन का एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों है और क्या है और हमें क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसको पढ़ना. सो हियर वी आर गोइंग टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. सो फर्स्ट, द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ओवर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, दैट हाउ द organisms are going to maintain or how the organisms are going to respond against that जो external temperature fluctuations आती हैं. तो इसकी बेसिस पे हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं एनिमल्स को. एक हमारे पास पेकिलियोथर्म्स हैं और एक हमारे पास होम्योथर्म्स हैं. जो होम्योथर्म्स होते हैं, देखिए होमो का मतलब होता है सेम, तो जो होम्योथर्म्स होते हैं दे आर मेंटेनिंग अ नैरो सेट पॉइंट, और नैरो सेट पॉइंट नहीं, बेसिकली अ बेसिक सेट पॉइंट ओवर हियर रिगार्डिंग टेम्परेचर. एक उनका कोई पर्टिकुलर सेट पॉइंट होता है जिससे थोड़ा बहुत आगे पीछे जा सकता है, नॉट मोर देन दैट. तो इनको हम कहते हैं ये होम्योथर्म्स हैं, यानी दे आर नॉट गोइंग टू चेंज द बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट. ठीक है. और जो हमारे पास पेकिलियोथर्म्स हैं दे आर हैविंग अ फ्लक्चुएटिंग काइंड ऑफ थिंग, यानी वो फ्लक्चुएट करते हैं बॉडी टेम्परेचर रिगार्डिंग दी कंडीशंस. यहाँ पे आप एक स्ट्रेट लाइन लगा दें
ताकि आपको याद रहिए कि जो होम्योथर्म्स हैं वो एक स्ट्रेट अवे एक रेंज है, एक सेट पॉइंट है टेम्परेचर का जिसपे दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली। अब जैसे हम अपनी बात करें मैमल्स में हम आते हैं तो वी आर हैविंग 37 एज द ऑप्टिमम टेम्परेचर जिसपे हमारे एंजाइम प्रॉपर्ली वर्क करते हैं, सारे फिजियोलॉजिकल रिएक्शन प्रॉपर होते हैं और जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं प्रॉपर्ली होते हैं और उसके बाद हमारे पास लाइफ सस्टेन होती है। अच्छा जी, सो पेक्यूलियर में वी आर हैविंग नॉन वर्टिब्रेट्स, फिशेस एंड एम्फीबियंस एज एन एग्जांपल्स और हियर वी आर हैविंग मैमल्स एंड बर्ड्स होम्योथर्म्स में। अच्छा, प्रॉब्लम ये हुआ कि इस क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारी चीजें थी जो मिसफिट थी। मिसफिट मींस जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट डीप सी फिशेस, तो डीप सी फिशेस में दे आर नॉट फ्लक्चुएटिंग देयर बॉडी टेम्परेचर, उस तरह से दे आर नॉट गोइंग टू फ्लक्चुएट देयर बॉडी टेम्परेचर, ठीक है जी। और इसके अलावा जैसे आई एम टॉकिंग अबाउट लाइक लिजर्ड जो एम्फीबियंस में आती है, तो दिस इज ऑल्सो हैविंग लाइक अ कांस्टेंट टेम्परेचर, फ्लक्चुएशन नहीं होती उसके अंदर, हालांकि हमने तो इन्हें पेक्यूलियर में रखा हुआ है। और फॉर एग्जांपल अगर हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में हमिंग बर्ड एंड बैट्स, दीज आर नॉट होम्योथर्म्स, यानी ये क्या करते हैं, दे आर गोइंग टू चेंज देयर बॉडी टेम्परेचर, फ्लक्चुएट करते हैं। सो हियर वर सम प्रॉब्लम्स, तो इस क्लासिफिकेशन को अब फॉलो एज सच नहीं किया जाता। बेसिकली जब हम इनको देखते हैं पेक्यूलियर या होम्योथर्म्स को, इनको कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड भी कहा जाता है। सो अब एक नई क्लासिफिकेशन इज देयर अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ हीट, जो बॉडी हीट प्रोड्यूस करती है उसका सोर्स क्या है, उसकी बेसिस के ऊपर हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। नंबर 1 इज द एक्टोथर्म्स एंड नंबर 2 इज द एंडोथर्म्स। अब देखें जी, एंडोथर्म्स का मतलब आपको बता रहा है कि इंटरनल हीट और एक्टो का मतलब है आउटर, बाहर एनवायरमेंट की हीट। तो एंडोथर्म्स का क्या मतलब है कि दे आर मेंटेनिंग, दे आर गेटिंग द हीट थ्रू इंटरनल रिएक्शंस, कुछ उनकी बॉडी में इंटरनली कुछ फिजियोलॉजिकल फिनोमेनाज हो रहे हैं जिससे एनर्जी रिलीज हो रही है और वो हीट की फॉर्म है, और बेसिकली दैट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेटाबॉलिज्म। सो मेटाबॉलिज्म इज ऑल लाइक हैविंग कैटाबॉलिक रिएक्शंस और एनाबॉलिक रिएक्शंस। यूजुअली जो एनर्जी है वो कैटाबॉलिक से आती है। कैटाबॉलिक का मतलब है कि बड़ी चीजें टूट के छोटी चीजों में कन्वर्ट होती हैं। अगर हम एक्टोथर्म्स की बात करते हैं तो दे आर नॉट हैविंग दोज फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर्स, यानी दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनर्जी और हीट एज मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट, ठीक है जी। इसको आप बेसिक डेफिनेशन के तौर पे यूज कर सकते हैं दोनों में। दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग हीट एज मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट एंड दे आर प्रोड्यूसिंग हीट एज मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट। सो इनकी जो हीट है, मोस्टली जो बॉडी टेम्परेचर है, दैट इज ऑल मेंटेन्ड बाय सर्टेन मेटाबॉलिक प्रोसीजर्स। इसमें हमारे पास मैमल्स आ जाते हैं। एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टोथर्म्स, तो एक्टोथर्म्स आर यूजुअली लाइक गेटिंग द हीट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एम्फीबियंस आ जाते हैं और फिर इसके अलावा रेप्टिलियंस भी इसकी एग्जांपल है, ठीक है जी। अभी हम ह्यूमंस के रिस्पॉन्सेज देखते हैं कि हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर चेंजेस। ओके जी, कमिंग टुवर्ड्स द ह्यूमंस, हाउ द ह्यूमंस आर गोइंग टू रिस्पॉन्ड अगेंस्ट द टेम्परेचर चेंजेस। अच्छा, टेम्परेचर चेंजेस में सबसे पहले अगर इफ दैट इज हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया, सो व्हाट इज द थिंग टू डिटेक्ट इन द बॉडी दैट दिस टेम्परेचर इज फ्लक्चुएटिंग, लाइक दिस इज नॉट एट द सेट पॉइंट। सो सबसे पहले हमारे पास देयर आर रिसेप्टर्स within the skin, and here the receptors can be divided into two categories. एक हमारे पास होते हैं जी superficial, which are usually present in the dermis, और एक हमारे पास है जी deep thermoreceptors. These deep thermoreceptors are present within the esophagus or stomach. और जो सुपरफिशियल हैं वो हमारे पास डर्मिस में होते हैं। अब जो रिसेप्टर्स हैं, दीज आर बेसिकली फ्री नर्व एंडिंग्स, जैसे ये वाली जो चीज़ें जो आपकी टिप्स हैं, यहाँ पे आप हीट चेक करते हैं इससे, तो दे आर लाइक मोर सेंसिटिव टू। सो अब क्या है कि हमारे पास दीज आर दी लाइक नर्व एंडिंग्स जो आपके पास बेयर होती हैं बिल्कुल। तो ये जो नर्व एंडिंग्स हैं, दीज आर डिफरेंट फॉर कोल्ड एंड फॉर हॉट। ज़्यादा टेम्परेचर के लिए डिफरेंट है वो और कम टेम्परेचर के लिए डिफरेंट है। सो ये रिसेप्टर्स सबसे पहले डिटेक्ट करते हैं कि आइदर इट इज़ लाइक एन इंक्रीज इन टेम्परेचर और आइदर इट्स अ डिक्रीज इन। सो अगर तो हमारे पास देयर इज हाइपरथर्मिया, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर इज गोइंग टू इंक्रीज फ्रॉम द सेट पॉइंट, और अगर ये कम है
तो इट इज़ दी हाइपोथर्मिया। फिर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास कि अब स्किन ने डिटेक्ट कर लिया, रिसेप्टर्स ने उसको परसेप्ट कर लिया कि देयर इज अ चेंज इन दी टेम्परेचर। अब क्या हुआ कि हमारे पास ये मैसेज आगे जाता है किधर, हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस में like in front of this its nucleus there is something which is like working like an antenna जो कि heat sensitive चीज़ है, आप कह लेंगे थर्मोस्टेट है बॉडी का, हाइपोथैलेमस जो है। सो हाइपोथैलेमस के पास मैसेज आता है जो आपका कंट्रोल सेंटर का यूनिट है यानी ब्रेन का पार्ट है, तो उसको पता चल जाता है कि इट आइदर इज कोल्ड और हॉट। सो अकॉर्डिंगली वो आप फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म जनरेट करेगा आपकी बॉडी में कि आपकी बॉडी ने क्या करना है इन ऑर्डर टू मेक इट एट अ राइट पॉइंट। सो अगर हम हाइपरथर्मिया की बात करें तो हमारे पास देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर गोइंग टू टेक प्लेस। नंबर वन तो ये कि इट इज गोइंग टू एक्टिवेट द स्वेट ग्लैंड्स। इफ इट इज गोइंग टू एक्टिवेट द स्वेट ग्लैंड्स तो हमारे पास स्वेटिंग कॉज होती है, और जब स्वेटिंग होती है तो एवेपोरेशन होती है, और उस एवेपोरेशन से द बॉडी फील कूल। सो वो जो टेम्परेचर है दैट इज लाइक बैलेंस्ड। इसके अलावा अगर हम एक और मैकेनिज्म की बात करें तो दैट मैकेनिज्म इज वेसोडाइलेशन हियर। वेसोडाइलेशन का मतलब है कि वेसल्स का डायलेट होना। वेसल्स आपके पास डायलेट होती हैं, ब्लड फ्लो नॉर्मलाइज होता है, तो जब हमारे पास एरिया ज़्यादा होता है सो इसका मतलब है प्रेशर इज लेसर। सो इफ देयर इज लेस प्रेशर देयर इज द लेस हीट प्रोडक्शन। सो हमारे पास क्या है, कोई प्रेशर नहीं है तो कम एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और वो जो हाइपरथर्मिया वाली कंडीशन है दैट वुड बी गेट बैलेंस्ड। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट हाइपोथर्मिया यानी अगर टेम्परेचर हमारे पास कम हो गया है तो दैट इज लाइक the hypothalamus is going to indicate muscles over here, और muscles के यहाँ पे it is creating shivering thermogenesis और it is creating नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। अब इसका नाम बता रहा है कि जी शिवरिंग, जब मसल शिवर करते हैं तो दे आर एट अ हाई मेटाबॉलिक पेस और हीट जनरेट होती है। शिवरिंग या नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो सकती है। थर्मोजेनेसिस हीट का बनना, जेनेसिस का मतलब जनरेशन हीट की। सो एक तो ये है हमारे पास। फिर सेकंड हमारे पास क्या है जी, वेजो कंस्ट्रक्शन। वेजो कंस्ट्रक्शन से दो चीजें हो रही हैं। एक तो ये कि एरिया ऑफ द वेसल्स इज गेटिंग कंस्ट्रक्टेड। बेसिकली दिस इज द स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, जिस तरह से होती है तो उस तरह से आर्टरीज या वेन्स की आपके पास कंस्ट्रक्शन होती है। व्हेन द एरिया इज लेसर द प्रेशर इज मोर। सो व्हेन देयर इज मोर प्रेशर, ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा तो आप हीट अप फील करेंगे, बॉडी हीट जनरेट करेगी, एनर्जी रिलीज होगी। सो इन ऑर्डर टू हैव कोप अप विद द लोअर टेम्परेचर, ये वाला मैकेनिज्म हमारे पास इफेक्टिव होगा। इसके अलावा वी आर हैविंग पाइलो इरेक्शन। पाइलो इरेक्शन का बेसिकली लिटरल मीनिंग ये है कि ये जैसे इरेक्शन ऑफ द स्किन हेयर्स। सो स्किन हेयर्स आर वर्किंग लाइक इंसुलेटर। सो इफ दे आर लाइक स्टॉपिंग दैट हीट टू गो आउट, वो उसको एनवायरनमेंट में नहीं जाने देते, आपकी बॉडी के अंदर ट्रैप करके रखते हैं ताकि हीट लॉस ना हो। स्वेटिंग आपके पास कम हो जाती है, स्वेट ग्लैंड्स बिल्कुल एक्टिवेट नहीं होते जब ये हो रहा होता है। और इसके अलावा हायर मेटाबॉलिक रेट कैन ऑल्सो वर्क इन ऑर्डर टू कोप अप विद this low temperature stress. So that's all from my side. Thank you so very much. I think you have a clear idea of the topic today. If there is any question or there is any ambiguity, you may ask in your related query session. Thank you so much.